तो खुशबू, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू कीजिए, बताइए देश के अखबारों में आज क्या खबरें हैं। गुड मॉर्निंग अमन। तो जैसे कि आपने कहा कि आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो मेरे सामने अभी दैनिक जागरण खुला हुआ है। यहाँ पर कोई भी खबर पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक इन्फोग्राफिक के तौर पर एक बनाया गया है कि गणतंत्र एट 73, जिसमें 1950 से लेकर अब तक भारत ने किन किन चीजों में अपने आप को सुधारा है, उसका एक डेटा के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। जैसे प्रति व्यक्ति की जो आय है उसमें इजाफा हुआ है, जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है, मातृ मृत्यु दर में सुधार हुआ है और करीब 1554 सड़कों में इजाफा हुआ है। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं 1950 से लेकर अब तक की, जो यहाँ पर दैनिक जागरण ने सबसे पहले अपने टॉप पर इसको रखा हुआ है। जी खुशबू, मैं भी दैनिक जागरण अखबार देख रहा हूं और इसमें कल जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के नाम संबोधन दिया, उससे जुड़ी खबर है। और भी कई अखबारों में खबर है। तो राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल ये कहा कि देश कोरोना से उबरते हुए आर्थिक तरक्की के रास्ते पर है और आने वाले वित्त वर्ष में ये अनुमान है कि अपने प्रभावी दर से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ने अपनी गति पकड़ ली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो युवा पीढ़ी है उसको अवसर मिल रहे हैं। इन 75 सालों में कई नए अवसर खुले हैं। और भी उन्होंने कई बातें कही कि संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है, उस पर हमारा देश का लोकतंत्र, हमारे देश की बुनियाद टिकी हुई है। तो ये तमाम बातें देश के नाम संबोधन में कल राष्ट्रपति ने कही और इनको प्रमुखता से अखबारों ने जगह दी है। हाँ अमन, तो मैं अभी हिंदुस्तानी देख रही थी, यहाँ पर भी राष्ट्रपति के संबोधन को पहले पेज पर जो है उसको जगह दी गई है। बाकी मैं खबरों की बात करूं अमन, तो हिंदुस्तान में ही खबर है कि चुनाव में मुफ्त उपहार बांटने का वादा गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि फ्री तोहफा देने का जो वादा कर वोटर्स को लुभाना कितना सही है। तो सुप्रीम कोर्ट भाजपा नेता की उस याचिका पर अमन सुनवाई कर रहा था, जिसमें चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो लोगों को फ्री गिफ्ट देने का वादा करते हैं चुनावों के दौरान। तो ये एक खबर जो है सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं अमन, आप जनसत्ता देख लीजिए, आप इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, एशियन एज देख लीजिए, आपको ये खबर पहले पन्ने पर जरूर मिलेगी। चुनाव की बात की खुशबू आपने, चुनाव से जुड़ी एक खबर है मेरे पास, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं एशियन एज में एक तस्वीर देख रहा हूं। बड़ी सुंदर तस्वीर है। बर्फ से ढकी पहाड़ी है जिस पर दो युवा दिखाई दे रहे हैं तिरंगा लिए हुए और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो शिमला की ये तस्वीर है और पीटीआई के हवाले से अखबार ने छापी है। तो राष्ट्रीय दिवस के मौकों पर ऐसी तस्वीरें आती हैं, अखबार जगह देते हैं उन्हें, देखकर अच्छा लगता है। फिलहाल एशियन एज से ही मैं आपको एक और खबर बताता हूं। जैसा मैंने कहा था, चुनाव से जुड़ी खबर है ये। तो कल जो था वो नेशनल वोटर्स डे था और 2011 से हम नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते चले आ रहे हैं। तो इस मौके पर एक पब्लिक ऐप है, उसने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में ये निकल कर आया है कि जो भारत की 86% आबादी है वो ये चाहती है कि जो वोटिंग है उसको मैंडेटरी कर दिया जाए। साथ ही साथ 80% लोग ऐसे हैं जिनका देश के वोटिंग पैटर्न पर विश्वास है। उनका कहना है कि ये ठीक तरह से चल रही है। तो लाखों करोड़ों यूजर्स हैं इस ऐप के और इस ऐप ने इस तरह का सर्वे कराकर इस डेटा को सार्वजनिक किया है। हाँ अमन, और आप बात कर रहे थे वोटिंग की, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था और उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव होने से जो विकास कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं और अधिक मतदान और एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा की उन्होंने जरूरत भी बताई थी। तो ये कल जो पीएम मोदी ने संबोधन दिया, अब जो बातचीत की कल बीजेपी कार्यकर्ताओं से, वो भी आज के अखबारों में जो है इसको खास जगह दी गई है। तो खुशबू, ये सारी खबरें तो हैं ही, लेकिन एक खबर बहुत जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस पर मैं ये खबर देख रहा हूं, हेडलाइन है इन इंडियाज मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कोविड वाइडेंस लर्निंग गैप। तो इस कोविड के दरमियान शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि स्कूल बंद रहे हैं। तो
छत्तीसगढ़ में एक सर्वे किया गया। ये सर्वे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के तौर पर सामने आया है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो 2, 3 और 4 की कक्षा के बच्चे हैं, उनमें लेटर्स को पहचानने की क्षमता अब उतनी नहीं रही है जितनी कि 2018 में थी। साथ ही साथ उनकी जो मैथमेटिकल स्किल है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। तो करीब 46,000 बच्चे इस सर्वे में शामिल किए गए 3 से 16 साल के, और 28 जिलों में ये। और इसमें देखा गया कि एक दशक से 1 से 8 तक के बच्चों में जो पढ़ाई का स्तर है, लेटर पहचानने की बात हो, चाहे फिर वो कोई जोड़ घटाव या गुणा भाग करने की बात हो, उसमें बहुत पिछड़ गए हैं छात्र। तो इसका पूरा एक आंकड़ा अखबार ने दिया है, किस तरह से साल दर साल एक इन्फोग्राफिक्स के जरिए समझाया है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किस स्तर पर थे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे किस स्तर पर थे 2014, 16, 18 में, और 2021 में आकर वो किस स्तर पर हैं। और इसमें साफ तौर पर एक बड़ा गैप दिखाई देता है। तो ये बहुत नुकसान हुआ है कोविड के दरमियान जो शिक्षा है उसको ऑनलाइन करने का या फिर स्कूलों के बंद होने का, क्योंकि हर बच्चे को संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा सकते कि वो ऑनलाइन पढ़ सकें। तो जो सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई है वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है, जहां पर बच्चों को उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। हाँ बिल्कुल अमन, तो ऐसे जो कई रिसर्च हैं लर्निंग गैप को लेकर वो कई बार सामने आते गए हैं। लेकिन जो आपको मैं एक और खबर बता रही हूँ कि कोरोना ने सिर्फ ये लर्निंग गैप पर ही नहीं, भ्रष्टाचार पर भी असर डाला है। एक रिपोर्ट है, दुनिया की जानी मानी एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई जारी किया है। इस सर्वे में दुनिया के 180 देशों में भ्रष्टाचार के स्तर को बताया गया है अमन। और इसमें भारत की मैं पहले आपको बात करूं तो भारत की रैंकिंग जो है एक स्थान सुधरी तो है, 180 देशों में 85 हो गई है। हालांकि 100 अंकों के पैमाने पर अगर हम देखें अमन, तो इस स्कोर में कोई बदलाव नहीं दिखा है भारत में। भारत के जो अंक है वो पहले की तरह 40 ही हैं। जो अगर हम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे डेनमार्क रहा है, उसके बाद फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है और नॉर्वे है, और 5वें पर सिंगापुर है। और सबसे खराब जो हाल है अमन, उसमें दक्षिणी सूडान का रहा है और उसे 180 नंबर पर रखा गया है। उससे पहले सीरिया है, सोमालिया है, वेनेजुएला है और यमन का नंबर आता है। और खुशबू, एक इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम विदेश के अखबारों की तरफ चलेंगे, वहां की सुर्खियां जानेंगे। तो दैनिक जागरण में एक खबर है, हेडलाइन है, कच्चे माल पर आयात शुल्क में राहत दे सकती है सरकार। तो बजट से पहले यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार कच्चे माल पर आयात शुल्क में रियायत दे सकती है। इस वजह से जो वस्तुएं होंगी उनकी लागत कम हो जाएगी और घरेलू स्तर पर महंगाई को कंट्रोल करने में और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इंडियन प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो फिनिश्ड गुड्स होगा, यानी कि जो पहले से तैयार माल होगा, उसके आयात शुल्क में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। तो ऐसे कई अनुमान लगाए जा रहे हैं बजट से पहले, और इस तरह की खबरें अनुमान के आधार पर बजट से पहले छप रही हैं। अमन, बिजनेस से जुड़ी एक खबर मैं आपको और बताना चाहूंगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 31 मार्च को जो ये चालू वित्त वर्ष खत्म होने वाला है उसके लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। तो इसी के साथ जो आईएमएफ है वो उन संस्थानों में शामिल हो गया है जिन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ट्रांसमिशन को देखते हुए अनुमानों को घटाया है। अक्टूबर में याद हो तो आईएमएफ ने 9.5% जो है वो विकास दर का अनुमान लगाया था। तो खुशबू, अब विदेश के अखबारों की ओर बढ़ते हैं, बताइए वहां क्या खबरें हैं। हाँ मन, तो मैं अभी फिलहाल द टाइम्स देख रही हूँ और यहाँ पर जो पहली खबर है वो यूक्रेन मसले को लेकर है। यूरोप और रूस के बीच इस मसले को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दे दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तबाही होगी और पश्चिमी देश जो है वो इस तबाही को रोकने के लिए पूरी तरह एकजुट है। वहीं बीबीसी वर्ल्ड पर ही ये खबर है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कह दिया है कि अगर रशिया जो है यूक्रेन पर हमला करता है, उसमें घुसने की कोशिश करता है, तो वो उसके ऊपर पर्सनल सैंक्शन भी लगाएगा। और वहीं द टाइम्स में ही ब्रिटेन की जो विदेश मंत्री है यूक्रेन का दौरा करने वाली है अगले हफ्ते। उन्होंने कल संसद में कहा कि सरकार इस बात को मानती है कि यूक्रेनी सेना को हथियार और ट्रेनिंग की जरूरत है, तो एकजुटता दिखाने के लिए वो अगले हफ्ते इस लिहाज से दौरा भी करेंगी।
और द गार्जियन से खबर देख रही हूँ अमन की यूएस के एक हॉस्पिटल ने, ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल, ये बोस्टन में है, उन्होंने एक पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करने दिया, नहीं करवाया, क्योंकि और द गार्जियन से खबर देख रही हूँ कि यूएस के ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल ने एक पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट करने से मना कर दिया, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया, लिस्ट से, जो लिस्ट थी उससे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली हुई थी, वो अनवैक्सीनेटेड था। तो जो ये व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसके फादर ने कंप्लेन भी की है कि इस बेसिस पर एक उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी हार्ट ट्रांसप्लांट की और हॉस्पिटल ने नहीं किया। लेकिन हॉस्पिटल का एक बयान आया है, मैं बीबीसी वर्ल्ड पर भी देख रही हूँ कि बीबीसी को भी इस हॉस्पिटल ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि जो अवेलेबल ऑर्गन्स थे उसकी बहुत कमी थी, इसकी वजह से जो है हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। और वहाँ के हॉस्पिटल के एक स्पोक्स मैन का ही कहना था कि हो सकता है कि इसके अलावा भी कई बाकी फैक्टर्स रहे होंगे हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से, जो हॉस्पिटल ने अभी सार्वजनिक नहीं किया है, नहीं बताया है उस पेशेंट की प्राइवेसी को लेकर शायद। वहीं तो वॉशिंगटन पोस्ट में मैं देख रही हूँ कि मध्य एशिया के 3 देश जो हैं वो कल ब्लैकआउट की वजह से अंधेरे में डूब गए हैं। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की राजधानी समेत कई शहरों में लाखों लोगों को बिना बिजली के रहने पड़ा है, और अधिकारियों के मुताबिक वहां पर जो लोकल एनर्जी ग्रिड है उसमें तकनीकी खराबी की वजह से जो बिजली सप्लाई लाइन है वो बाधित हुई है। और वहीं उज्बेकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि कजाकिस्तान के जो पावर ग्रिड में बड़ी दुर्घटना की वजह से अलमाटी, श्यामकेंट, तारास, तुर्किस्तान और आसपास शहरों में जो बिजली है वो गुल हो गई है। तो खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, देश विदेश के तमाम अखबारों से खबरों पर हमने चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया।